नमस्कार प्यारे मित्रों, विजेता ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग पर्यावरण सीटेट 2026 का जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है, हम लोग उसमें पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो निम्नवत हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ लिखा है एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, यहाँ लिखा है व्हाट इज मीन्ड बाय ए न्यूक्लियर फैमिली। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। दूसरा ऑप्शन है परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं। और चौथा ऑप्शन है केवल पति और पत्नी। यानी इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि एकल परिवार, क्या पूछ रहा है, एकल परिवार की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिए एकल परिवार के अंतर्गत वही आता है कि परिवार में वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही परिवार को हम एकल परिवार कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वही एकल परिवार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने के गुण का विकास अधिक तेजी से होता है। क्या एकल परिवार में की आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने का गुण अधिक तेजी से विकसित होता है, या फिर संयुक्त परिवार में होता है, या विस्तृत परिवार में होता है, या इनमें से किसी भी परिवार में नहीं। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब संयुक्त परिवार होता है तो उस परिवार में किसी भी बच्चे को आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने के गुण नहीं विकसित हो पाते हैं। क्योंकि परिवार में कोई भी, आप जब संयुक्त परिवार है तो कोई भी कार्य बिना अपने मुखिया के सलाह के नहीं कर सकते। अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा यही होता है कि घर के जो मुखिया हैं वो ऐसा बोलेंगे तब ये कार्य होगा, ऐसा बोलेंगे तब ये कार्य होगा। ठीक है, क्योंकि उस परिवार में परिवार का जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग परिवार चलता है। इसलिए उस परिवार के जो बच्चे होते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाते और न ही निर्णय लेने की गुण उनमें विकसित हो पाता है। और जो एकल परिवार होता है, जो परिवार संयुक्त परिवार से अलग हो जाता है, जिस परिवार में माता पिता और उनके केवल बच्चे होते हैं, ऐसे परिवार के बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होता है, वो खुद अपने ऊपर निर्भर होते हैं कि यह कार्य मुझे ही करना है। दूसरी बात, वो निर्णय लेने की गुण भी उनमें विकसित होती है कि यह कार्य हम फला टाइम में करेंगे, ठीक है, या फला तरीके से करेंगे। वो खुद जो है अपने ऊपर निर्भर होते हैं। इसलिए एकल परिवार में जो होता है ना, वो आत्मनिर्भर और निर्णय लेने का गुण विकसित होता है। इसलिए प्रश्न नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, खेल कूद बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक है। यानी कि जैसे आज आधुनिक समय में क्या है कि बहुत सारे गार्जियन को हमने देखा है कि सुबह में बच्चा ज्यों ही जगता है, अभी सुबह में 6 बजे तब तक स्कूल की गाड़ी आ गई। अब जल्दी जल्दी बच्चे को तैयार किए, बच्चा स्कूल गया, भोजन किया कि नहीं किया, बच्चे का मन है कि नहीं है, बच्चे को जबरदस्ती गाड़ी में ठूस दिया गया कि स्कूल जाओ। स्कूल गया, स्कूल से बच्चा आया और एक तो दिन भर बेचारा स्कूल में
चुपचाप बैठा हुआ है, कपसा हुआ है। उसके बाद ये स्कूल से आया, भोजन पानी किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है उसके ट्यूटर आ जाते हैं। वहां भी बच्चा जो है 1 घंटे तक कपसा रहता है, कुछ न कुछ पढ़ा। उसके बाद थोड़े ही समय में जो है शाम हो गई। फिर शाम को मम्मी पापा क्या कर दिए, बैठो पढ़ो, स्कूल का वर्क है, ट्यूशन वाले सर का वर्क है। बच्चे को खेलने का समय नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का तो जो पढ़ाई से संबंधित है, रटने का, ये सारी गुण तो हल्का सा विकसित होगा, बट शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा, सहयोगात्मक भावनाएं उसमें उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। क्योंकि वो क्या है, एक पिंजरे की भांति, उसी के अंदर जैसे एक पक्षी पिंजरे में रहता है, वैसे ही दिन भर वो घर में ही अपना रह जाता है, बाहर निकलता नहीं, खेलने के लिए उसको समय नहीं मिलता है। इसलिए आज के जो गार्जियंस लोग हैं, उनसे मेरा सलाह है कि आप लोग अपने बच्चों को समय दीजिए खेलने के लिए, और जब बच्चा खेलेगा तो उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान झलकेगी और उसके अंदर सहयोग की भावना उत्पन्न होगी, नियम से शारीरिक विकास होगा, नियम के बारे में उसके अंदर जागरूकता आएगी, किस तरह से नियम को फॉलो किया जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि खेल कूद बच्चों के विकास में किस प्रकार किस से सहायक है। तो कह रहा है कि केवल शारीरिक नहीं, केवल शारीरिक नहीं, केवल मानसिक भी नहीं। अगर बच्चा खेल कूद रहा है तो देखिए सामाजिक विकास भी होगा। बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चे के अंदर यहाँ सामाजिक विकास भी होता है कि किस तरह से 10 लोग 5 लोगों के बीच में हम खेलते हैं तो किसको क्या जिम्मेदारी मिली है, वो चीज सीखता है। फिर शारीरिक विकास भी होता है खेलकूद से, और सहयोगात्मक भावना, एक दूसरे का हम किस तरह से सहयोग करेंगे, ये गुण भी बच्चे के अंदर विकसित होती है। इसलिए खेलना भी जरूरी है। तो हमारा जो खेल कूद है उसके द्वारा हमारे बच्चे में सामाजिक, शारीरिक और सहयोगात्मक भावनाएं भी विकसित होंगी। इसलिए प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत एक उप थीम है। तो देखिए इधर यहां पे हम बता रहे हैं आपको, या देखिए ये लिखा है परिवार परिवार और मित्र, परिवार और मित्र। इस परिवार और मित्र ये भी एक प्रकार की क्या है, ये थीम है। क्या है, थीम है, ये थीम है। और इस थीम के अंतर्गत 4 उप थीम आते हैं। कौन कौन, 4 उप थीम। पहला क्या है, पहला है आपसी संबंध। आपसी संबंध। दूसरा है कार्य और खेल, कार्य और खेल। दूसरा है जानवर, और तीसरा है पौधे। ठीक है ना, ये 4 उप थीम हैं। तो इस परिवार और मित्र के जो 4 उप थीम है, आपसी संबंध, कार्य और मित्र, जानवर और पौधे, इनमें से कोई ऑप्शन इसमें दिख रहा है। देखिए भोजन, भोजन भी इसमें नहीं है, इसलिए भोजन नहीं हो सकता। आश्रय, आश्रय भी इसमें उप थीम के रूप में नहीं है, इसलिए यह भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए
यहाँ लिखा है आपसी संबंध, यहाँ देखिए आपसी संबंध दिख रहा है ना, तो इसलिए प्रश्न नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि परिवार और मित्र जो थीम है इसकी 4 उप थीम है। पहला आपसी संबंध, दूसरा कार्य और खेल, तीसरा जानवर और चौथा है पौधा। अगला प्रश्न है आपका, सॉरी, अगला प्रश्न है बच्चों का प्रथम विद्यालय या पाठशाला किसे माना जाता है। तो बताइए कि कोई भी बच्चा पहली बार बोलना सीखता है, चलना सीखता है, भोजन करना सीखता है, ये सारी चीजें कहाँ से सीखता है। तो वो प्राथमिक विद्यालय जाकर के नहीं सीखता है कि मुझे पानी पीना है। मम्मा कहना प्राथमिक विद्यालय में जाकर के नहीं सीखता है। समाज में किसी पास पड़ोस के घर जाकर के पापा कहना नहीं सीखता है। वो अपने ही परिवार में सीखता है, ठीक है ना, अपने ही परिवार के लोगों से सुन करके सीखता है, ठीक है ना। और प्ले वे स्कूल में भी जाकर के नहीं सुनता है, नहीं ये सही है, नहीं ये सही, नहीं ये। देखिए कहा कि बच्चों का प्रथम विद्यालय या पाठशाला क्या है, तो अपना परिवार होता है, ठीक है ना। अपने ही परिवार से बच्चा पहले सामाजिक चीजों का अनुकरण करता है, अर्थात पहली शिक्षा, पहली पाठशाला आपका परिवार ही होता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा फायदा क्या है। संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो देखिए संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा फायदा, अगर संयुक्त परिवार है और उसके हर एक पर्सन समझदार हैं, सब लोग आपसी संबंध समझ बूझ करके हैं और कोई भी कार्य समझ बूझ करके अगर करते हैं तो कोई भी कार्य रहेगा सब में बट जाता है कि ये काम आपको कर लेना है, ये काम वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो आसानी से कोई भी वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है बच्चों में एकाकीपन की भावना पैदा होना, नहीं, जब संयुक्त परिवार होता है तो उस परिवार में बहुत से बच्चे भी होते हैं, बहुत से बूढ़े वो युवा लोग होते हैं जहां पर एकाकीपन नहीं महसूस होगा, ठीक है ना। कई एक परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, ये तो गलत है। कार्य विभाजन और सुरक्षा की भावना, देखिए कार्य विभाजन और सुरक्षा की भावना जो इस संयुक्त परिवार में होगा, जब हमारा परिवार संयुक्त होता है तो कार्य विभाजित हो जाता है, कार्य क्या है बंट जाता है, और जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को बोल देते हैं कि ये फला काम आपको करना है, फला काम वो करेंगे, फला काम वो करेंगे, तो कार्य का विभाजन हो जाता है। और दूसरी बात सुरक्षा की भावना होती है, जब एक संयुक्त परिवार होता है तो पास पड़ोस या किसी भी कठिनाई से मुकाबला करने के लिए इसमें सुरक्षा मिलती है कि हमारा संयुक्त परिवार है और सब लोग मिल करके सामना करेंगे। इसलिए संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा फायदा है कि कार्य का विभाजन और सुरक्षा की भावना होती है। अगला लिखा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होना, नहीं ये गलत है। पारिवारिक झगड़े कम होना, नहीं, संयुक्त परिवार की विशेषता यह भी है कि झगड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो और स्वतंत्रता कम होती है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इसलिए बी ऑप्शन जो है ना हमारे प्रश्न नंबर 6 के उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है आपका, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग करके अनुवांशिकी के नियम दिए थे। तो देखिए पहला तो ये जानिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के रहने वाले थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया के एक मठ में उन्होंने लगभग 20,000 मटर के पौधों पर एक अपना अनुसंधान किया था, ठीक है ना। उस समय से तब जाकर के उन्होंने एक अंतिम स्टेज पर पहुंचे। तो वो यहाँ पूछ रहा है कि किस पौधे पर किए थे,
तो कह रहे हैं टमाटर के पौधे पे किए थे, तो नहीं, टमाटर के पौधे पर नहीं किए थे, ठीक है ना। अगला है सरसों के पौधे पे किए थे, नहीं, सरसों के पौधे पे भी नहीं किए थे, आलू के पौधों पे भी नहीं किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना जो है रिसर्च किया था, अपनी खोज मटर के पौधों पर किया था, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये सही उत्तर है। अगला है काम और खेल। देखिए वही चीज हमने बताया, परिवार और मित्र, परिवार और मित्र एक थीम है पर्यावरण का, उसमें जो काम और खेल है ये उप थीम है, को ईवीएस के पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अर्थात कह रहा है कि जो हमारा ये काम और खेल है वो पर्यावरण के अंतर्गत पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। कह रहा है पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए इसको रखा गया है, या बच्चों को केवल मनोरंजन के लिए काम और खेल को अपने पर्यावरण में पाठ्यक्रम में रखा गया है। दूसरा है बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से सहज रूप से सिखाना है। अगला है आपका यहां कि शिक्षकों का काम आसान करना, यानी कि काम और खेल को अगर हम अपने ईवीएस के पाठ्यक्रम में रखे हैं तो किन के लिए रखे हैं, किस काम के लिए, कि पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए, बच्चों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए, बच्चों की गतिविधियों के माध्यम से सहज रूप से सीखना, या शिक्षकों का काम आसान करने के लिए। तो सुनिए, काम और खेल हम बच्चों के गतिविधियों के माध्यम से सहज रूप से सिखाने के लिए किए हैं, यानी कि हम बच्चों के द्वारा एक्टिविटी करवाएंगे, कुछ कार्य देंगे और कुछ मतलब उनको खेल खिलाएंगे, जिससे उसके माध्यम से अगर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो वह शिक्षा क्या हो जाती है, सरल और आसान हो जाती है और बच्चे सहजता से उसको अधिगम करते हैं। इसलिए ये प्रश्न नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है। अगला है सामाजिक जीवन की आधारशिला किसे माना जाता है। कैसा, सामाजिक जीवन की, हाँ देखिए सामाजिक सामाजिक जीवन की आधारशिला, सामाजिक जीवन की आधारशिला कह रहा है किसे किसे माना जाता है, स्कूल को माना जाता है, या सरकार को माना जाता है, या परिवार को माना जाता है, या क्लब को माना जाता है। अर्थात अगर किसी का सामाजिक जीवन कैसा है, वो चोर है या एक अच्छा महान व्यक्ति है, ये किस पर निर्भर करता है, तो विद्यालय पर निर्भर नहीं करता है, सरकार पर निर्भर नहीं करता है, क्लब पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर है तो परिवार पर है। हमारा परिवार जैसा होगा वैसा ही बच्चा हमारे परिवार से निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे परिवार में जब हमारे बड़े लोग, सीनियर लोग जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चा उसी का अनुसरण करके उसी भाषा का प्रयोग करता है। जैसे यूरोप में जन्मा कोई बच्चा है तो अपने बड़े बुजुर्गों की इंग्लिश स्पीकिंग भाषा, इंग्लिश भाषा सुन करके वह इंग्लिश बोलना शुरू करता है। कोई हिंदी भाषी परिवार है तो उस परिवार का जो बच्चा है वो हिंदी भाषी होता है। जो कोई अगर ऐसा परिवार है जो भोजपुरी बोलता है तो बच्चा जो है उस परिवार में अगर पैदा हुआ है तो भोजपुरी में ही बात करता है। तो निर्भर किस पर करता है, जीवन का, सामाजिक जीवन की आधारशिला क्या है, परिवार है। क्या है, परिवार है। जैसा परिवार वैसा बच्चा, परिवार का स्टेटस जैसा होगा बच्चे का भी चरित्र, गुण, बुद्धि ऐसा ही बनेगा। इसलिए सामाजिक जीवन का आधारशिला परिवार है
और प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हमारे समाज में बाल विवाह निषेध क्या है? हाँ, हमारे समाज में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि इसमें दिया है 2001, 2006, 1992, 2011 किस समय जो है लागू किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2000 ऑप्शन नंबर ए है जो 2001 है ये नहीं है, ठीक है ना। 1992 भी नहीं है, 1911 भी नहीं है, 2006 है। हालांकि इसका करेक्ट उत्तर है 1 नवंबर 2007 जो कि इस ऑप्शन में नहीं है और उसके नियर अबाउट करीब में ये है, तो हम 2006 को मानेंगे। पहला चीज ये देखिए कि बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले कब बना था? तो 1 अप्रैल 2007 में पारित हुआ था, ठीक है ना, वो लागू हुआ था और 2006 में पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला है, जैविक परिवार किसे कहा जाता है? ठीक, अगला प्रश्न क्या है? जैविक परिवार, बायोलॉजिकल फैमिली किसे कहा जाता है? लिखा है व्हाट इज मींट बाय ए बायोलॉजिकल फैमिली। लिखा है जिसमें दत्तक यानी गोद लिए हुए बच्चे हों, जिसमें पति पत्नी और उनके सगे बच्चे हों, जिसमें केवल रिश्तेदार रहते हों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जैविक, यहाँ पे क्या लिखा है? जैविक। तो जैविक परिवार हम उसको कहते हैं कि जिसमें माता पिता हों और केवल उनके द्वारा उत्पन्न संतान हो, उसी परिवार को हम जैविक परिवार कहते हैं, उन्हीं परिवार को हम जैविक परिवार कहते हैं। ये देखिए इस दत्तक पुत्र है जो कि उनसे ब्लड संबंध नहीं है, इसलिए ये जो है जैविक परिवार का हिस्सा नहीं है। जिसमें केवल रिश्तेदार रहते हों, रिश्तेदार भी जो है हमारे जैविक परिवार के हिस्सा नहीं हैं। और देखिए इसमें हमने पहले ही बता दिया जैविक परिवार जिसमें माता पिता हो और उनके द्वारा उत्पन्न संतान हो, वही जैविक परिवार होता है। यहाँ लिखा है पति पत्नी और उनके सगे बच्चे, यही जो है हमारे प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परिवार के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले रक्त संबंध को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, यानी कि विवाह संबंध, यानी कि क्या बोला? परिवार। यहां देखिए लिखा है कि परिवार के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले रक्त संबंध को क्या कहा जाता है? तो विवाह संबंध कहा जाएगा, या समरक्तता संबंध कहा जाएगा, या सामाजिक संबंध कहा जाएगा, या मैत्री संबंध कहा जाएगा। तो देखिए विवाह संबंध नहीं हो सकता, सामाजिक संबंध भी नहीं है और मैत्री संबंध भी नहीं है, इसको हम बोलते हैं समरक्तता संबंध, समरक्तता संबंध बोलते हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी है, समरक्तता संबंध है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है एक अच्छे मित्र की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है? क्या होती है? एक अच्छा मित्र कौन होता है? क्या अपने मित्र को संकट में देख करके भाग जाने वाला अच्छा मित्र होता है, या एक अच्छा मित्र वो होता है जो अपने मित्र को चोरी सिखाता है? एक अच्छा मित्र कौन होता है? जो अपने मित्र को जो है शराब पिलाने को सिखाता है? नहीं, अच्छा मित्र देखिए पहला तो यहाँ ऑप्शन दिया है कि जो हमेशा आपकी तारीफ करे, ऐसा मित्र हो
जो बार बार जो कहे आप तो बहुत अच्छे हो और बहुत बड़े आदमी हो, ये हो वो हो, और पैसा उनका जेब से निकलवा करके या डेली खाए, तो वो अच्छा मित्र नहीं है, वो एक अच्छा मित्र नहीं है। देखिए ये ऑप्शन गलत है। अगला है, जो केवल सुख के समय साथ दे। आपके पास सब कुछ भरा पड़ा है तो आपका मित्र आपके साथ है, और जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो वो मित्र भाग जाए, आपसे दोस्ती करना छोड़ दे, तो वो भी आपका सच्चा मित्र नहीं है। जो अमीर हो, ये पूछ रहा है कि ऐसा भी मित्र, जैसे हम अगर अमीर हैं तो हमारा सच्चा मित्र वही होगा जो अमीर होगा, तो ये भी गलत है। सच्चा मित्र वो होता है जो विपत्ति या कठिनाई के समय बिना स्वार्थ के सहायता करे, वही जो है हमारा सच्चा मित्र है। इसलिए प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक समाजीकरण का प्रमुख एजेंट कौन है? यानी कि किसी भी बच्चे का जो प्राथमिक समाजीकरण की भावना है, यानी कि प्रथम बार बच्चा सामाजिक चीजों को, सामाजिक गुणों को सीखता है, तो इन सामाजिक गुणों को सीखने में किसकी भूमिका है जो सबसे ज्यादा हमारा हेल्प करता है? यानी कि टेलीविजन और मीडिया है, परिवार है, धार्मिक स्थल हैं, या जो है ये राजनीतिक दल हैं। तो देखिए, टेलीविजन और मीडिया जो है हमारा प्राथमिक समाजीकरण नहीं है, ये सेकेंडरी समाजीकरण है। धार्मिक स्थल भी नहीं हो सकता, ये भी सेकेंडरी में चला जाएगा। राजनीतिक दल भी नहीं हो सकते। अगर कोई है तो परिवार है, ठीक है ना। परिवार ही ऐसा समाज का सबसे छोटी इकाई है, यहीं से बच्चा सामाजिक गुणों को धीरे धीरे सीखने का प्रयास करता है। इसलिए प्राथमिक समाजीकरण हमारा परिवार से शुरू होता है। ये लिए प्रश्न नंबर जो 14 है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, लड़कों और लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी आयु, यानी कि शारदा एक्ट, यानी कि यहां देखिए कानूनी कानूनी आयु शारदा एक्ट एवं संशोधन के तहत वर्तमान नियम क्रमशः क्या तय की गई है? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 1929 में शारदा एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था? शारदा एक्ट लाया गया था। और इस शारदा एक्ट के तहत विवाह, बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम था, जो कि 1929 में लाया गया था। और इस समय क्या था, इस नियम के तहत लड़की की आयु 14 वर्ष, इसकी ये है लड़की, लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष, 18 वर्ष रखा गया था। लेकिन वर्तमान समय अर्थात 1978 में इसमें संशोधन करके और बच्चे और बच्चियों यानी लड़के और लड़के की उम्र में परिवर्तन ला दिया गया। उस समय क्या कर दिया गया, यहां लड़की की आयु 18 वर्ष कर दिया गया और लड़के की आयु 21 वर्ष, 21 वर्ष कर दिया गया। समझ में आया ना? ये क्या है, शारदा एक्ट। कब?
जब पहली बार बना 1929 में, ठीक है ना। देखिए दूसरी बार 1978 में शारदा एक्ट में संशोधन करके, और जो पूर्ववत पहले लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष थी, उसमें संशोधन कर दिया गया कि नहीं, लड़की की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। इसको परिवर्तित करके लाया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है क्रम बताइए, क्या पहले लिखा है लड़कों और फिर लड़कियों, तो पहले लड़के की उम्र कितनी 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र कितनी 18 वर्ष। तो पहले लड़के की बात की गई है तो 21 वर्ष, तो दूरिए 21 वर्ष और 18 वर्ष, ठीक है ना। तो इसलिए प्रश्न नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो सही आंसर है कि लड़के और लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और 18 वर्ष होनी चाहिए। संशोधित अर्थात वर्तमान में जो नियम है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, उसके तहत। अगला प्रश्न है पितृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं? अर्थात वह परिवार जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग और पुरुष हों, उनका परिवार में दबदबा हो, उनका चलता हो, उनका सारा कामकाज परिवार का उनकी सलाह पे होता हो, परिवार का सारा हिसाब किताब वो रखते हों, ऐसे परिवार को हम पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए दिया है, जहां माता परिवार की मुखिया हो, तो जब माता परिवार की मुखिया हो जाएगी तो पितृसत्तात्मक नहीं होगा, वो मातृसत्तात्मक हो जाएगा। इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है। जहां पिता या कोई घर का पुरुष परिवार का मुखिया होता है और सत्ता संभालता है पूरे घर का, आय व्यय पूरी हिसाब किताब, कौन सा कार्य कब होगा कैसे होगा, सारा सत्तात्मक बागडोर उसके हाथ में होता है, ऐसे परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, ठीक है ना। आगे कह रहा है जहां बच्चे ही मुखिया हो, तो ऐसा है ही नहीं भाई, परिवार का मुखिया बच्चे को बना दो तो पता चलेगा कि घर द्वार बेच करके जो है लटपाट चला जाएगा, ठीक है ना, ये भी नहीं हो सकता। और कह रहा है जहां कोई मुखिया ना हो, तो ऐसा भी नहीं है। जब परिवार में कोई मुखिया नहीं होगा तो वो परिवार एक अच्छा परिवार नहीं होगा, क्योंकि जिसका जो इच्छा करेगा सो करना शुरू कर देगा, तो इसलिए वो परिवार नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आनुवांशिक लक्षण बच्चों में किसके माध्यम से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। यहां लिखा है थ्रू व्हाट मीडियम आर जेनेटिक ट्रेंड्स ट्रांसफर्ड टू चिल्ड्रेन। यानी कि आप देखे होंगे कि जिनके माता पिता, अगर माता भी और पिता भी दोनों गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा ही होता है। माता पिता में से कोई एक ऐसा व्यक्ति जिनकी आंखें बिल्ली की तरह होती है, तो बच्चे में भी वो गुण आ जाता है, बिल्ली की तरह होता है, ठीक। ये सारी चीज कह रहा है कि बहुत सारे लक्षण हैं, तो उन लक्षणों की बात कर रहा है कि ये जो आनुवांशिक लक्षण हैं ये किसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं? क्या भोजन के द्वारा, यानी कि जैसा भोजन उनके माता पिता करते हैं वही भोजन बच्चा भी करता है, इसलिए वो जेनेटिक ट्रेड्स उसमें चला जाता है? नहीं, भोजन के द्वारा नहीं। क्या वातावरण के द्वारा? नहीं, वातावरण के द्वारा भी आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं, ये भी नहीं है। जीन्स या क्रोमोसोम्स द्वारा, जीन्स या क्रोमोसोम्स एक वाहक है लक्षण का, क्या है ये? एक वाहक है
कि जो भी पहली पीढ़ी का जो भी लक्षण है, उन लक्षणों को दूसरी भावी पीढ़ी में लाने का काम कौन करता है? जीन्स या क्रोमोसोम्स करते हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 17 का जो ऑप्शन नंबर सी है ना, वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराई का उदाहरण है जो अक्सर कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि में पनपता है? देखिए, ये कह रहा है कि ये सामाजिक बुराई की बात कर रहा है, न कि व्यक्तिगत बुराई नहीं, सामाजिक बुराई की बात कर रहा है कि ऐसी कौन सी सामाजिक बुराई है जो अक्सर कमजोर परिवार के पृष्ठभूमि में ही दिखने को मिलता है। यानी कि गरीब लोगों में, चाहे किसी भी बिरादरी से बिलोंग करता हो, लेकिन अगर वो परिवार गरीब है, अशिक्षित है, ठीक है ना, ऐसे परिवार में ये बुराइयां देखी जाती हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बाल श्रम, तो सही है, ये भी सही है, क्योंकि गरीबों में या अशिक्षित परिवार के लोग ही अपने छोटे छोटे बच्चों से बाल श्रम कराना आरंभ कर देते हैं। जैसे अभी बच्चे को अभी सही से उसकी शरीर मैच्योर हुआ भी नहीं, तब तक दिल्ली, पंजाब, बंबई भेज दिया कमाने के लिए, ठीक है ना। दूसरा है दहेज प्रथा। अशिक्षित और गरीब लोगों में ये दहेज प्रथा का भी प्रचलन है, लेकिन अशिक्षित नहीं। आजकल तो ये कहने के लिए सब बोलते हैं, लेकिन जब दहेज लेने की बात आती है ना, तो सब तैयार हो जाते हैं, नहीं हमको इतना दहेज चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा कि ये सारी चीज गरीब परिवार में दहेज प्रथा भी देखने को मिलेगा। बाल विवाह, गरीब और अशिक्षित परिवार में ही अक्सर आपको बाल विवाह देखने को मिलेगा कि बच्चा और बच्ची अभी अच्छे से एक अच्छी उम्र में आते नहीं, उसके पहले उनकी शादी कर दी जाती है, ठीक है ना। और क्या होता है कि पता चलता है कि जच्चा और बच्चा दोनों अस्वस्थ हो गए, ठीक है ना। बच्चा डिलीवरी होने के समय या तो बच्चा एक्सपायर हो गया, नहीं तो जच्चा एक्सपायर हो गया। ये किसमें दिखने को मिलेगा? कमजोर और पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी अक्सर कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी गरीब अशिक्षित लोगों के बीच में बाल श्रम, दहेज प्रथा, बाल विवाह अर्थात उपयुक्त, ये तीनों के तीनों बुराइयां सामाजिक हैं और ये तीनों बुराइयां देखने को मिलती हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मातृसत्तात्मक परिवार मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से की कुछ जनजातियों जैसे कि गारो, खासी, जैंतिया में पाया जाता है? अगला लिखा है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द मैट्रिचल फैमिली mainly found among certain tribes? एग्जाम्पल में गारो, खासी, जैंतिया। तो पहला ऑप्शन है उत्तर भारत, दूसरा है पूर्वोत्तर भारत, तीसरा है पश्चिमी भारत और चौथा है मध्य भारत। तो देखिए, उत्तर भारत में हम सभी जगहों को नहीं ले सकते। उत्तर भारत में पश्चिम में जम्मू, लद्दाख, लेह लद्दाख से शुरू होकर के और जो है अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड सब आ जाता है उत्तर भारत में। लेकिन सारे टोटल उत्तर भारत में ये मातृसत्तात्मक परिवार नहीं है, ठीक है ना। पूर्वोत्तर भारत में है, पूर्वोत्तर भारत में मातृसत्तात्मक परिवार है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर। ये आपको अक्सर ऐसे स्टेट जो हमारे हैं वहां पे देखने को मिलेगा कि ऐसा परिवार जिसका मुखिया एक स्त्री होती है और सारा कुछ घर का कोई भी कार्यकाज बिना उसके सलाह का नहीं हो सकता और सारी चीज मालिकाना हक जो है उस स्त्री का ही होता है। इसलिए मातृसत्तात्मक परिवार पूर्वोत्तर भारत में ही, खास करके मध्य प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल, ठीक है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे राज्यों में देखने को मिलेगा आपको।
तो हमारा प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। कह रहा है कि अगला प्रश्न है, बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? क्या लिखा? व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टीच मोरल वैल्यूज टू चिल्ड्रेन? यानी कि उन्हें रोज उपदेश देंगे, यानी किसी भी बच्चे को अगर नैतिक गुणों को सिखाना है, अर्थात किसी बच्चे में नैतिक गुणों का विकास करना है, तो क्या उन्हें रोज हम 2 घंटे उपदेश देते रहेंगे? लेक्चरिंग देम एवरी डे? नहीं, गलत। अगला है, उन्हें बड़ी बड़ी धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना। किसी भी बच्चे को अगर हम नैतिकता सिखाना चाह रहे हैं, तो क्या उन्हें हम रामायण, गीता, महाभारत की पुस्तकें दे देंगे और कहेंगे पढ़ो और इससे तुम्हारे शरीर में नैतिक विकास होगा? नहीं, ऐसे भी नैतिक विकास नहीं हो सकता। कह रहा है कि परिवार के बड़ों द्वारा स्वयं आदर्श व्यवहार और नैतिकता का प्रदर्शन करना। देखिए, सही है कि अगर किसी भी बच्चे में नैतिक मूल्य का विकास या नैतिक मूल्य जैसे गुणों का डेवलपमेंट देखना है, तो मुझे स्वयं आदर्श बनना होगा और हम लोगों को अच्छे चरित्रवान गुणों का अनुसरण करना होगा। व्यवहार भी हमारे अच्छे होने चाहिए। नैतिकता का प्रदर्शन पूरे परिवार के हर एक मेंबर्स के द्वारा होना चाहिए। अगर अच्छा प्रदर्शन है तो बच्चा भी उन्हीं लोगों का अनुसरण करके कि हमारे बड़े लोग किस तरह की भाषा बोलते हैं, हमारे बड़े लोग किस तरह का चरित्र अपनाते हैं, इन सारी चीजों का अनुसरण करके बच्चा खुद ही जो है नैतिक मूल्यों का अनुसरण करके और अपने नैतिक मूल्यों का विकास कर लेता है। इसलिए प्रश्न नंबर 20 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है। मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।